चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखिए हम इसके पहले क्या लगाए थे, न्यूमेरिकल लगाए थे, जिसमें क्या था आपका कंपैरिजन नंबर था। दो तरह का न्यूमेरिकल था, एक ही न्यूमेरिकल में दो न्यूमेरिकल। पहला न्यूमेरिकल क्या था, जब एक ही रिवेट लगे थे सिरे पे, और दूसरा न्यूमेरिकल क्या था, जब सिरों पे दो दो रिवेट लगाए गए थे। समझिए इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि छत कैंची के एक असतत संपीड़ांक में ठीक है। देखिए क्वेश्चन समझिए, कह रहा है कि छत कैंची के एक असतत संपीड़ांक में दो 90x60x10 mm कोणी खंडों की लंबी टांगें 16 mm मोटी घसेट प्लेट के दोनों ओर संबद्ध की गई है। यदि संपीड़ांक की प्रभावी लंबाई 3000 mm हो तो संपीड़ांक की भार क्षमता ज्ञात करिए। यानी स्ट्रेंथ, अभी भी मेरा क्वेश्चन क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ कंपैरिजन मेंबर, संपीड़ांक की भार क्षमता ज्ञात कीजिए। अनुज्ञेय प्रतिबल निम्नवत मान लें। लेमडा यानी तन्यता अनुपात क्या होता है, L/R, यानी क्या है, तन्यता अनुपात है ना। 90 के लिए 90, 100 के लिए 80, 110 के लिए 72 और 120 के लिए 64। समझिए इतना क्वेश्चन तो मेरा होता है। जब हम पिछला क्वेश्चन लगाए थे तो क्या निकाले थे, तन्यता अनुपात के अनुसार हम अनुज्ञेय संपीड़न प्रतिबल को सारणी से निकाले थे। सारणी उस चैप्टर के अंदर ही था, है ना। लेकिन इसमें क्या दे दिया, आपके एग्जाम में भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। इसमें क्या दे दिया, देखिए सारणी की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो वाला सारणी कहाँ दे दिया, इसी में आपको दे दिया है। ठीक है, चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं। देखिए हमको देखिए पहला स्टेप क्या होता है, इस क्वेश्चन को समझिए क्या कह दे रहा है। कह रहा है एक छत कैंची के एक असतत संपीड़ांक में दो 90x60x10 mm, एंगल कितने का है, 90x60x10 mm कोणी खंडों की लंबी टांगें, देखिएगा कि लंबी टांगें, कौन सी टांगें, लंबी टांगें, कितने व्यास के, 16 mm व्यास के मोटी घसेट प्लेट के दोनों ओर संबद्ध की गई है। समझिएगा 16 mm मोटी घसेट प्लेट के दोनों ओर संबद्ध की गई है। यदि संपीड़ांक की प्रभावी लंबाई 3000 mm हो तो भार क्षमता ज्ञात करिए। और समझिएगा फिर हम क्या कर रहे हैं, स्टेप को रिवीजन कर रहे हैं। पहला स्टेप में क्या निकालते हैं, प्रभावी लंबाई। दूसरा स्टेप में क्या करते हैं, हम निकालते हैं गुणधर्म, लिखते हैं स्टील टेबल से। तीसरा स्टेप में तन्यता अनुपात, तीसरा स्टेप में न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या निकालते हैं। चौथे स्टेप में तन्यता अनुपात। पांचवें में तन्यता अनुपात के आधार पे स्टील टेबल से हम क्या निकालते हैं, सिग्मा AC यानी प्रतिबल का मान। उसी स्टेप में हम प्रतिबल को रिड्यूस करते हैं, सिरों पे एक रिवेट लगा तो घटा देते हैं करेंगे, और प्रतिबल रिड्यूस करने के बाद क्या मिलेगा, हमको एरिया मिलेगा, और प्रतिबल रिड्यूस किया हुआ मिल जाएगा, और सामर्थ्य निकालने के लिए प्रतिबल को क्षेत्रफल से गुणा कर देंगे। चलिए कहते हैं, देखिए पहला स्टेप क्या है मेरा, स्टेप फर्स्ट क्या मिलेगा, संपीड़ांक उपांक की प्रभावी लंबाई, है ना। संपीड़ांक उपांक की प्रभावी लंबाई कितना दे दिया है। और देखिए प्रभावी लंबाई हम कैसे निकालते हैं, यदि सिरों पे एक एक रिवेट हो तो प्रभावी लंबाई वास्तविक लंबाई का क्या होता है, बराबर होता है। और जब सिरों पे दो दो रिवेट हो, दो या दो से अधिक रिवेट हो, या फिर बेडलिंग हो, तो प्रभावी लंबाई वास्तविक लंबाई में 0.85 गुणा करके निकालते हैं। लेकिन इसमें कुछ नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें दे दिया है क्या, संपीड़ांक उपांक की प्रभावी लंबाई लिखा है ना, और डायरेक्ट लिख दिया प्रभावी लंबाई। क्यों लिखा, क्योंकि इसमें बताया ही नहीं है कि आपके सिरों पे एक एक रिवेट जुड़ा है कि दो दो रिवेट जुड़ा हुआ है। तो हमको प्रभावी लंबाई डायरेक्ट मिल गया है, कितना मिल गया, 3000 mm, कितना मिल गया, 3000 mm। और समझिएगा स्टेप सेकंड क्या है, स्टील टेबल से क्या लिखेंगे, स्टील टेबल से खंड कितना है, 90/60/10 है ना, 90x60x10 mm के लिए एरिया कितना मिल रहा है कि नहीं, कितना हमको एरिया मिला है। अब देखिएगा हम आपको दिखा रहे हैं टेबल दिखाना, टेबल कैसे देखना है बता चुके हैं पिछले वीडियो में, इसमें भी सीख लीजिए। देखिए अब चले जाइए पेज नंबर 480 पे, है ना। कहाँ जाएंगे आप, पेज नंबर 480 पे। देखिए क्या मिल रहा है, देखिए 480 पे जाएंगे तो यही मिलेगा आपको, मिल रहा है रोल्ड स्टील अनइक्वल एंगल। अब कैसे पता अनइक्वल एंगल, क्योंकि देखिए ये दोनों भुजाएं सेम नहीं है, एक 90 है, एक क्या है 60 है। तो हमको मेरा कौन सा इक्वल मिल गया, एंगल मिल गया, अनइक्वल एंगल। अब देखिए हमको किस में जाना है,
किस में जाएंगे, 90 गुणे 60 गुणे 10 mm में। जाइए देखिए, है ना, देखिएगा 90 गुणे 60 गुणे 10, देखिए मिल रहा है आपको 90 गुणे 60, है ना, IS से 90 गुणे 60 गुणे 10 mm। अब ऐसे देख लेना है आपको, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना मिल रहा है, 1401। अब देखिए 5वें नंबर में देखेंगे CXX कितना मिला है, 30.4, CYY कितना मिला, 15.5, IXX कितना मिला है, 110.9, IYY कितना मिला, 39.1 सेंटीमीटर पर 4 सेंटीमीटर पर 4, यानी यानी परिभ्रमण त्रिज्या किसमें आपको सेंटीमीटर के 4 घात, है ना, बाकी सब किसमें है mm पे। वैसे हम देखेंगे RXX RYY, है ना, तो आपको सारी सेक्शन आना चाहिए। हम आपको लिख दे रहे हैं डाटा देखकर, समझिएगा। हाँ, ये कितना मिल रहा था, एरिया कितना मिला है, 1401 mm²। हमको क्या चाहिए, CXX चाहिए और क्या चाहिए, CYY, है ना। CXX देखिए कितना मिलेगा, CXX अब देखेंगे 5वें नंबर में, 5वें नंबर कॉलम में देखेंगे 90 60 10 में, तो मिल जाएगा 30.4, कितना है, 30.4 mm, ठीक है। CYY कितना मिलेगा आपको, CYY 6ठे कॉलम में देखेंगे तो मिलेगा आपको 15.5, है ना, 15.5 mm, ठीक है। और देखिए कुछ मिलेगा आपको IXX, IXX कितना मिल रहा है, 110.9 सेंटीमीटर पे 4। अब देखिए हमको सबको किस में कन्वर्ट करना है, mm पे, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, 110.9 गुणे 10 पे 4 mm पे हो जाएगा आपका 4 घात, ठीक है। सेंटीमीटर को ऊपर 10 पे 4 घात लगा देंगे, क्या हो जाएगा mm में। IYY देखिए स्मॉल y लिख रहे हैं, IYY कितना है, 39.1 सेंटीमीटर पे 4, इसको mm में करना है तो हो जाएगा 39.1 गुणे 10 पे 4 mm पे 4, ठीक है। अब देखिएगा आपका क्या निकल गया, IXX निकल गया और IYY, ठीक है, IXX निकाल दिया और IYY। अब समझिएगा स्टेप थर्ड में क्या होता है, पहले निकालते प्रभावी लंबाई, उसके बाद क्या निकालिए, स्टील टेबल से गुणधर्म लिखिए, उसके बाद हम निकालेंगे न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या। आपको न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या में आपको पता होना चाहिए, यदि सिर्फ एक ही एंगल जुड़ा हुआ है तब डायरेक्ट हम स्टील टेबल से न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या निकाल लेते हैं, और यदि दो एंगल जुड़ा हुआ है तब हम क्या करते हैं, फार्मूला लगाते हैं। और कौन सा फार्मूला लगाएंगे देखिएगा, तो हम पहले क्वेश्चन में आप देखना हमको ये पड़ेगा कि एक ही खंड है कि 2 खंड है। देखिए पढ़िए क्या लिखा है कि छत कैंची के एक असतत संपीड़ांक में, देखिए यहाँ क्या लिखा है 2, एग्जाम्पल नंबर सेकंड है, 2 आपको दिख रहा, हाँ दिख रहा है, ठीक है। और समझिएगा अब देखिए क्या मिला आपका, संपीड़ांक में 2 है ना, क्या लिखा है 2, देखिएगा 2, ये पता चल गया आपका 2 एंगल है। 90 इतने का कोणिक खंडों की लंबी टांग है, सोरे में मोटी घसीट प्लेट के दोनों ओर संबंध की गई है। यही समझिएगा, हम फिगर बनाए तो आपको फिगर कैसा मिलेगा, समझिए। ये हो गया आपका घसीट प्लेट, घसीट प्लेट की मोटाई कितनी है 16 mm, है ना, घसीट प्लेट की मोटाई कितनी है 16 mm। चलिए हम यहाँ बनाते हैं, ये हो गया आपका घसीट प्लेट, इसकी मोटाई कितनी है 16 mm। लंबी टांगें जुड़ी है, देखिए जोड़ दे रहे हैं इस तरह का, तो छोटी हो जाएगी, लंबी टांगें जुड़ गई, अच्छा जुड़ गया कि नहीं, है ना। एक कितना है 90, देखिए एक कितना है आपका, ये हो गया आपका 16 mm, है ना। यहाँ से यहाँ कितना, अब समझिए, आपको पता चल गया लंबी टांग को जोड़ दिया। अब कुछ समझिए डाटा, अब हम बताए थे आपको आर मिनिमम कैसे निकालेंगे, स्टेप याद करिए, निकाले थे I मिनिमम अपॉन 2a, है ना। अब देखिए हम बताए थे आपको I इक्वल टू क्या होता है, A R स्क्वायर, है ना। परिभ्रमण क्या होता है,
जड़त्व गुण क्या होता है, ए आर स्क्वायर, फिर एम आर स्क्वायर। तो हमको एम तो मिला नहीं, एरिया मिला था। जड़त्व गुण ए आर स्क्वायर, तो आर क्या हो जाएगा, अंडर रूट आई अपान ए। लेकिन मिनिमम आर निकालना है, तो आई मिनिमम अपान क्या हो जाएगा ए। लेकिन दो एंगल है इसलिए हम 2 से भाग दे दिए, ठीक है। अब समझिएगा क्या निकालना पड़ेगा, आई मिनिमम अपान 2 है। तो ये तो आपको मिला हुआ है, ए आपको मिला हुआ है 1401 एम स्क्वायर। आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए आई मिनिमम। क्या चाहिए आपको, आई मिनिमम। तो आई मिनिमम कितना मिलेगा आपको, 1, ठीक है। लेकिन आई मिनिमम निकालने के लिए हमको निकालना पड़ेगा आई एक्स एक्स और आई वाई वाई। इनमें से जो कम रहेगा वो मेरा क्या होगा, आई मिनिमम, ठीक है। यानी जड़त्व गुण न्यूनतम जड़त्व गुण। अब समझिएगा कुछ कंसेप्ट आप यहाँ समझिए। थर्ड में जो आपका कंसेप्ट है थर्ड स्टेप में ही है। थर्ड स्टेप में आपका न्यूमेरिकल गलत होना शुरू हो जाएगा। समझिएगा मेरा एक एंगल था, ठीक है। एक कंसेप्ट समझिए, ये मेरा क्या था, एंगल था। ये कौन सा अक्ष है, आई एक्स एक्स। ये कौन सा अक्ष है, आई यानी वाई वाई। एक्स एक्स अक्ष पे जो जड़त्व गुण मिलेगा उसे कहेंगे आई एक्स एक्स। वाई अक्ष के परितः जड़त्व गुण को कहेंगे आई वाई वाई, ठीक है। अब समझिएगा इसका यानी एक एंगल का जड़त्व गुण आपको स्टील टेबल में मिला है। कैसे देखिए, आई एक्स एक्स मिला है कि नहीं, 110.9 सेंटीमीटर पर 4। आई वाई वाई का जड़त्व गुण मिला है, यानी जो आपके स्टील टेबल में दिया है जड़त्व गुण वो कितने के लिए है, सिर्फ एक एंगल के लिए। जब स्टील टेबल में कुछ भी देता है, एरिया देता है, तो कितने एंगल के लिए, सिर्फ एक सेक्शन के लिए, है ना। उसका कुछ भी देगा आपका आई एक्स एक्स, आई वाई वाई, आर एक्स एक्स, आर वाई वाई, वहाँ कुछ भी दे रहा है तो सिर्फ एक एंगल के लिए दे रहा है। लेकिन हमको देखिए इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, हमको तो 2 एंगल जोड़ दिया ना, तो टोटल ओवरऑल का जड़त्व गुण कितना होगा। फिर समझिए कंसेप्ट, यहाँ क्या है आई एक्स एक्स, इसी बीच में हम क्या जोड़ दे रहे हैं, समझिएगा, समझिए क्या जोड़ दे रहे हैं, यहाँ एक और सेक्शन जोड़ दे रहे हैं, ठीक है, इस तरह का। या फिर नीचे समझाते हैं आपको, देखिएगा यहाँ यही समझ लीजिए, इसी में कॉन्सेप्ट समझिए। देखिए दोनों सेक्शन क्या है, सेम। दोनों सेक्शन क्या है, 90/60/10 का। यदि हम देखें तो इसका एक्स एक्स कहाँ मिलेगा, यहाँ कहीं मिलेगा, है ना। ये क्या है, एक्स एक्स। इसका भी एक्स एक्स कहाँ मिलेगा, जहां इसका नीचे से मिलेगा, नीचे मतलब सी एक्स एक्स। सी एक्स कितना है, 30.4 mm पे, है ना। इसका भी 30.4 mm पे क्या मिलेगा, एक्स एक्स। तो इन दोनों का संयुक्त रूप से गुरुत्व क्या, संयुक्त रूप से क्या होगा, समझिएगा, न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या, यही तो निकालना है हमको। समझिए आई एक्स एक्स कैपिटल एक्स लिख दिए। ये जो आई एक्स एक्स है एक सेक्शन के लिए तो स्मॉल लिखे हैं, यहाँ क्या लिख दिए, कैपिटल लिख दिए। ये पूरे सेक्शन के लिए, दोनों सेक्शन के लिए। अब समझिएगा इसका आई एक्स एक्स कितना है, यानी एक सेक्शन का आई एक्स एक्स 110.9, इस सेक्शन का भी आई एक्स एक्स क्या है 10.9। दोनों एक ही रेखा पे काटेंगे, है ना। इसका भी वही मिलेगा, इसका भी वही मिलेगा। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, 2i एक्स एक्स, यानी क्या कर देंगे, सिर्फ 2 गुना कर देंगे, यानी 2 गुणे 110.9 गुणे 10/4, यानी क्या मिल जाएगा आपको, आई एक्स एक्स कैपिटल एक्स एक्स। कैलकुलेट कर दे रहे हैं, एक 110.9 गुणे 2 कितना मिल जाएगा, 221.8 गुणे 10/4 mm/4। कुछ समझ आ रहा है आपको, समझिएगा। ये जो ऊपर आई एक्स एक्स निकाले थे वो सिर्फ एक सेक्शन के लिए था, लेकिन हमको हमारे क्वेश्चन में कितना दे रहा है, सेक्शन, 2 सेक्शन। तो आई एक्स एक्स क्या निकाल लिए, सिर्फ 2 से गुणा करके निकाल लिए। क्यों 2 से गुणा किए हैं, क्योंकि दोनों का, इसका भी अक्ष वहीं जा रहा था, इसका भी अक्ष वहीं जा रहा था, तो दोनों का संयुक्त रूप से एक्स एक्स वाला अक्ष कहाँ जाएगा, यहीं पे जाएगा। इसीलिए डायरेक्ट हम दोनों 2 से क्या कर दिए, गुणा कर दिए। और समझिएगा हम कैसे बनाए हैं, इसका अक्ष यानी इस वाले का अक्ष यहीं जा रहा था, ये मेरा एक अलग है, इसका भी अक्ष कहाँ काट रहा था, इसी पर काट रहा था। तो दोनों का संयुक्त रूप से गुरुत्व अक्ष कहाँ मिला, आई एक्स एक्स वाला यही मिल रहा था। क्या किया, डायरेक्ट 2 से गुणा कर दिए। लेकिन एक चीज समझिएगा, आई वाई वाई का केस में क्या है, वाई वाई
इसका अक्ष कहाँ मिलेगा, आई वाई वाई यहाँ मिलेगा, है कि नहीं, यहाँ मिलेगा स्मॉल वाई। इसका आई वाई वाई कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा आई वाई वाई, है कि नहीं। अब क्या एक ही पर वाई वाई कट रहा है क्या, इसका वाई वाला अक्ष इधर हो गया, इसका वाई वाला अक्ष क्या हो गया, इधर हो गया। दोनों का संयुक्त रूप से वाई वाला अक्ष कहाँ होगा, दोनों का संयुक्त रूप से वाई वाला अक्ष कहाँ होगा, इसके एकदम बीच में होगा कि नहीं होगा। इसको लिखेंगे कैपिटल वाई और वाई। समझ आ रहा है। यक्स वाला तो तीनों एक ही पर कट रहा था, इसका भी अलग अलग वाला, इसका भी अकेले का यक्स यहीं कट रहा था, इसका अकेले का अक्ष वहीं कट रहा था, और तीनों का संयुक्त रूप से या अक्ष एक ही पर कट रहा था। डायरेक्ट हम 2 से गुणा कर दिए। लेकिन वाई के केस में क्या हो रहा है, इसका गुरुत्व केंद्र यहाँ है, इसका गुरुत्व केंद्र कौन वाला, वाई वाला अक्ष कहाँ है, यहाँ है। जबकि दोनों का संयुक्त रूप से कहाँ मिलेगा, इस वाले यानी घसेट प्लेट के बीच में ही। हमको कहाँ निकालना है, यहाँ निकालना है। कहाँ, कैपिटल आई वाई वाई, है कि नहीं। इस वाले को निकालना है कैपिटल आई वाई वाई का, है ना, इस वाले का। और समझिएगा अब एक पढ़ेंगे समांतर अक्ष का प्रमेय। क्या पढ़ेंगे आप, समांतर अक्ष का प्रमेय। समांतर अक्ष का प्रमेय क्या कहता है, देखिएगा। एक क्या हो गया, 2 अक्ष हो गया, एक क्या हो गया, गुरुत्व केंद्र से जाने वाली अक्ष, मान लेते हैं जी वाला हो गया, जी। तो कहता है कि हमको इस अक्ष पे ज्ञात करना है, आई एक्स अक्ष पे, है ना, या ए बी लिख दे रहे हैं, ए बी पर ज्ञात करना है। तो समांतर अक्ष का प्रमेय आप लोग पढ़ेंगे, इंटर में भी दिया था, मैकेनिक्स में भी दिया था, उसका यूज आपका एसपीएम में भी है ना। लंबवत अक्ष का प्रमेय और समांतर अक्ष का प्रमेय। तो हमको यूज किसका करना है, समांतर अक्ष का प्रमेय। समांतर अक्ष का प्रमेय समझिए, समांतर अक्ष के प्रमेय के अनुसार किसी अक्ष पे जड़त्व का गुण, यानी हमको किस पे निकालना है, ए बी पर, यानी ए बी पर जड़त्व का गुण उसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली अक्ष के परितः जड़त्व का गुण, यानी आई जी जी, और इस पूरे का क्षेत्रफल तथा इन दोनों के बीच के दूरी का स्क्वायर के गुणनफल के योग के क्या होता है, बराबर होता है। समझिएगा, थर्ड स्टेप कंसेप्ट समझिए। आज इस कंसेप्ट को समझ गए, मेरा पूरा कंपैरिजन मेंबर इजी हो जाएगा। और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये वाला न्यूमेरिकल समझ आया कि नहीं, क्योंकि हम डिजाइन स्टेप करेंगे तो एक वाले टॉपिक को बार बार हमको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको बहुत केयरफुली समझिएगा। क्या कह रहा है कि किसी अक्ष के परितः जड़त्व का गुण उस ऑब्जेक्ट के गुरुत्व केंद्र के परितः जाने वाले अक्ष के परितः जड़त्व का गुण तथा इस ऑब्जेक्ट का क्षेत्रफल तथा दोनों अक्षों के बीच की दूरी के स्क्वायर के गुणनफल के योग का क्या होता है, बराबर होता है। अब इसके बीच में क्या लगाएंगे, समझिएगा। हमको निकालना है आई वाई वाई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फार्मूला, समझिएगा। अब इसको हम ऐसा नहीं कर सकते हैं क्या, हम इसको ऐसा भी तो कर सकते हैं, है ना। ये हो गया आपका वाई वाई, देखिए बड़ा वाला वाई, ये क्या हो गया आपका छोटा वाला वाई, है ना। क्या हो गया, छोटा वाला ही तो अपने वाले गुरुत्व केंद्र से होकर गुजर रहा था, है कि नहीं। देखिए ये इसका गुरुत्व केंद्र, एक वाले का गुरुत्व केंद्र यहाँ, इस वाले का गुरुत्व केंद्र कहाँ मिला, यहाँ मिला, है ना। इस वाले का है यहाँ, इस वाले का यहाँ, और दोनों का संयुक्त रूप से कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है। ये पूरे मेंबर का संयुक्त रूप से। अब समझिएगा, तो कह रहा है कि आई वाई वाई हमको निकालना पड़ेगा, आई वाई वाई। तो आई वाई वाई के अक्ष के परितः जड़त्व को निकालने के लिए उसके गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाले परितः, यानी आई क्या लिखेंगे, स्मॉल वाई वाई, है कि नहीं। कैपिटल वाई वाई इसका टू स्मॉल वाई वाई प्लस इसका एरिया और दोनों अक्षों के बीच की दूरी, कौन दूरी, ए। इसको हम लिख देना है आपको, किससे दिखा दें, यक्स से, ठीक है। किससे दिखा देना, यक्स से, ठीक है। ए यक्स का स्क्वायर, देखिए। तो कह रहा है अगर, है ना, किसी ऑब्जेक्ट का किसी गुरुत्व केंद्र, किसी अक्ष के परितः जड़त्व गुण उसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाला, ये तो गुरुत्व केंद्र वाला वाई वाई है, गुरुत्व केंद्र से जाने वाले अक्ष के परितः जड़त्व गुण तथा उस ऑब्जेक्ट का क्षेत्रफल तथा दोनों अक्षों के बीच की दूरी के स्क्वायर के गुणनफल के योग के बराबर होता है। तो आपको एक कंसेप्ट समझ आया होगा। अब इसी के थ्रू हम क्या निकालेंगे, आई वाई वाई। और देखिए आई वाई वाई इसका टू क्या हो जाएगा, क्या होगा, समझिएगा। आई वाई वाई इसका टू इस अक्ष के परितः जाने वाला गुरुत्व केंद्र, यानी आई इस अक्ष के परितः जाने वाला जड़त्व गुण क्या है, आई वाई वाई, प्लस इसका क्षेत्रफल ए, दोनों के बीच की दूरी क्या है आपका, एक्स स्क्वायर,
लेकिन देखिए ये तो सिर्फ एक के लिए है ना, इसके लिए भी तो ऐसे ही निकालना पड़ेगा। तो क्या कर देंगे हम, 2 से गुणा कर देंगे। ये तो सिर्फ एक तरफ के लिए निकाले थे, इस तरफ के लिए क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 से गुणा हो जाएगा। तो आपको एक कंसेप्ट समझ आया होगा, समझिएगा, डाटा रख देना हमको। आई वाई वाई इसका तो क्या हो जाएगा 2 आई वाई वाई कितना मिला है देखते हैं। देखिए 39.1 गुणे 10 पे 4 प्लस क्या है, इसका क्षेत्रफल कितना है 1401 प्लस बीच के दूरी का यानी यक्स का स्क्वायर। देखिए यक्स कैसे आएगा समझते हैं, यक्स का मान कैसे मिलेगा। अब समझिए जब मेरा एंगल रहता है, एंगल ये समझा देते हैं, दिख रहा, हाँ ठीक है। जब एंगल रहता है तो ए क्या होगा आपका यक्स यक्स, ए क्या होता है वाई वाई, ये तो अच्छा होता है। तो वाई वाई की तरफ जो जाता है उसे हम कहते हैं सी वाई वाई, और यक्स की तरफ जो जाता है उसे कहते हैं सी यक्स यक्स, है ना। अब बताइए एक किधर जा रहे हैं, सी यक्स यक्स ना, एक क्या है, इतना दूरी कितना है सी वाई वाई, इतना दूरी कितना है आपका सी वाई वाई, किधर जा रहे हैं या वाई वाई की तरफ जा रहे हैं। तो क्या हो जाएगा सी वाई वाई, और सी वाई वाई का मान हम लिखेंगे कहीं, क्या लिखें 15.5। अब समझिएगा यानी यक्स का वैल्यू कैसे निकलेगा, यक्स का वैल्यू सी वाई वाई, ये वाला हो गया सी वाई वाई, और ये क्या होता है आपका सी यक्स यक्स, यहाँ से लेकर वहां तक। तो यक्स का मान कैसे निकलेगा समझिए, यक्स का मान सी वाई वाई प्लस, देखिए अभी घसेट प्लेट का आधा वाला तो जुड़ेगा ना, यानी टीजी थिकनेस ऑफ घसेट प्लेट बाई 2। समझे, यक्स का मान कैसे निकालेंगे, सी वाई वाई आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। और घसेट प्लेट की मोटाई है उसके आधा लेंगे, तो क्या आ जाएगा टीजी बाई 2। समझ आ रहा होगा आपको। और समझिएगा यक्स इक्वल टू क्या निकलेगा, सी वाई वाई का मान कितना है 15.5 mm, 15.5 mm। घसेट प्लेट की मोटाई देखिए क्या दिया है 16 mm घसेट प्लेट, तो कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। तो यक्स का मान कितना निकल जाएगा देख लेते हैं, 8 प्लस 15.5 हो जाएगा आपका 23.5 mm हो जाएगा आपका 23.5 mm का स्क्वायर, है ना। और इनको क्या करते हैं कैलकुलेट करके रख देते हैं, देखिएगा 23.5 का स्क्वायर, 23.5 का स्क्वायर गुणे 1401 23.5 का स्क्वायर गुणे 1401 प्लस क्या हो जाएगा आपका 39,1,000, ठीक है। और क्या हो जाएगा 2 से गुणा, तो कितना हो जाएगा आपका 23,29,404, ठीक है। एक यदि हम आई वाई वाई करें तो क्या 1 2 3 4 यानी 232.94 गुणे 10 पे 4 mm पे 4, है ना। जरूरत का गुण का मात्रा क्या था mm पे 4। अब हम क्या देखेंगे इन दोनों में से कम कौन सा है। अब समझिएगा आई एक्स एक्स कितना मिला 221.8 गुणे 10 पे 4, आई वाई वाई कितना मिला है 232.94। तो मेरा कम कौन सा है 232 की 221, कौन सा है 221.8, है ना। तो आई मिनिमम अपान ए अब रखेंगे, अब समझिएगा। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को मिटा रहे हैं, ठीक है। इतना हो गया, क्वेश्चन को हम क्या कर रहे हैं मिटा रहे हैं, आप नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 2 है, अब समझिएगा क्या निकालना है, वही 3rd स्टेप भी चल रहा है। हम कह रहे थे ना जब आपको डिजाइन स्टेप बताए थे तब भी ये बताए थे कि 3rd स्टेप को अच्छे समझना है। अब देखिए न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या आर मिनिमम क्या हो जाएगा, आई मिनिमम अपान 2a। आई मिनिमम कितना है 221.8 221.8 गुणे 10 पे 4 अपान 221.8 गुणे 10 पे 4 अपान 2a। 2a का मान कितना है 1401। तो कितना आ जाएगा आई मिनिमम, कैलकुलेट करते हैं हम।
221.8 221.8 में 10 पे 4 भागा 2 भागा 1401 कितना जगह अंडर रूट आ जाएगा 791.57 बाहर निकालेंगे अंडर रूट 791 दशमलव कितना रहा आपका 28.1 mm ठीक है। तो आपको समझ आएगा थर्ड स्टेप हमको कैसे करना है। देखिए फोर्थ में क्या जाएंगे लिखेंगे थर्ड स्टेप हुआ स्टेप फोर्थ क्या है आपका तनुता अनुपात क्या है लेमडा प्रभावी लंबाई अपान न्यूनतम परिभ्रमण त्रिज्या है ना। प्रभावी लंबाई कितना है लेमडा इक्वल टू प्रभावी लंबाई कितना है 3000 ये तो दिया था। प्रभावी लंबाई कितना है 3000 अपान लेमडा है कितना 28.1 कितना आ रहा है लेमडा का मान 28.1 3000 अपान 28.1 106.76 है ना 106.76। और देखिए आपको टेबल तो नीचे दिया है लिखेंगे लेमडा इक्वल टू 100 के लिए उससे कम पहले लिखेंगे 100 के लिए सिग्मा यह हेडिंग क्या रहेगा स्टेप 5 क्या रहेगा अनुगेय संपीड़न प्रतिबल क्या है लेमडा इक्वल टू 100 के लिए सिग्मा एसी है ना। और क्या लिखना पड़ेगा 106 है तो लेमडा इक्वल टू 110 के लिए सिग्मा एसी। देखिए आपका न्यूमेरिकल सही जा रहा है तभी तो 100 और 110 के बीच में आपका दे दिया सारी उसी अनुसार देता है कि उसके रेंज में आपका आंसर आ जाए। समझिएगा 100 के लिए सिग्मा एसी कितना है 80 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। उसके बाद 110 के लिए कितना है 72 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। ठीक है अब इसको मिटा सकते हैं सारी को। अब क्या लगाएंगे अंतर्वेशन विधि है ना लिखेंगे अनुगेय संपीड़न प्रतिबल किससे अंतर्वेशन विधि क्या लिखेंगे अंतर्वेशन विधि क्या मिलेगा समझिएगा सबसे बड़ा वाला 80 उसके बाद दोनों का अंतर 80 माइनस 72 उसके बाद दोनों का अंतर 106.7 नहीं आ पाएगा। देखिए 80 माइनस 72 फिर क्या हो जाएगा 106.76 माइनस 100 अपान क्या हो जाएगा 110 माइनस 100। ठीक है कैलकुलेट कर ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा आपका सिग्मा एसी का मान 80 में से 72 जाएगा तो हो जाएगा आपका 80 माइनस ये क्या हो जाएगा 80 में से 72 जाएगा तो माइनस 72 क्या हो जाएगा 8 इंटू इसका कितना होगा इसका 6.76 हो जाएगा ना 106 में से जाएगा 100 तो 6.76 अपान क्या हो जाएगा इसका अंतर हो जाएगा 10 तो सिग्मा एसी इक्वल टू क्या हो जाएगा 80 माइनस 8 गुणे देखिए इन दोनों का अंतर इन दोनों का क्या होगा भागा देंगे तो 0.676 क्या हो जाएगा 676 ठीक है 676। अब फाइनल हम निकाल रहे हैं सिग्मा एसी का मान अस्सी माइनस 408 कितना रहा है फाइनल में 74.592 न्यूटन प्रति एम स्क्वायर हो गया ना। अब देखिएगा अब क्या निकाल लेंगे हम संपीड़न सामर्थ्य। अब तो कोई दिक्कत है नहीं अब क्या निकाल लेंगे डायरेक्ट हम संपीड़न सामर्थ्य। ठीक है तो हम संपीड़न सामर्थ्य निकालेंगे तो हमको कुछ मिटाना पड़ेगा। ठीक है इस टेबल तक मिटा दे रहे हैं नोट कर लीजिए आप।
क्या लिखेंगे, संपीड़न उपांग का सामर्थ्य, यानी संपीड़न सामर्थ्य क्या होगा, प्रतिबल गुणा क्षेत्रफल। प्रतिबल कितना मिला है, 74.592 और क्षेत्रफल कितना है, 1401। फिर हम कह रहे हैं कि जो 1401 है सिर्फ एक एंगल का क्षेत्रफल है ना, लेकिन एंगल कितना जुड़ा हुआ है, 2। फिर किससे गुणा कर देंगे हम, 2 से। ठीक है, ये चीजें आपको समझना है, ये सब चीजें स्टेप में नहीं बताई जाती हैं, न्यूमेरिकल लगाते समय कन्फर्म होता है। 74.592 गुणे 1401 गुणे 2 कितना आ रहा है, 209 किलो न्यूटन। कितना आ रहा है सामर्थ्य, 209 दशमलव कुछ आ रहा है, ये सामर्थ्य आ जाएगा आपका 209 किलो न्यूटन। ठीक है, तो आपको आई होप समझ आया होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बस, थर्ड में आपका थोड़ा बेसिक मजबूत रहेगा तो हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए इसको।